सबने नोट्स बना लिए थे जहां तक मैंने दिया था। आज मैं और भी नोट्स दूंगी, आज रात तक दे दूंगी, तो फिर आप कल क्या करोगे, कल तक उसको कंप्लीट करके और एक बार रीडिंग लगा के फिर आओगे क्लास में, ठीक है। तो आज जो नोट्स आपने बनाए हैं वो रीडिंग लगा के रहेगा सारे। सिर्फ रीडिंग लगाना है, कुछ समझने की जरूरत नहीं है, ओनली वन रीड, ओके, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे अभी तक, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे। एटम का स्ट्रक्चर में हमने देख लिया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ था, ठीक है। अब जब इन तीनों की डिस्कवरी हो गई तब आया कि ये आखिर एटम में एग्जिस्ट कैसे करते हैं, तो इनकी एग्जिस्टेंस की बारी आई तो वेरियस एटॉमिक मॉडल्स जो हैं वो एग्जिस्टेंस में आए। बहुत अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने एटॉमिक मॉडल्स दिए और हमने देखा कि वो एटॉमिक मॉडल किस चीजों पे बेस्ड था और ये कैसे फेल हुआ, ठीक है। तो एटॉमिक मॉडल में हमने सबसे पहले देखा था थॉमसन मॉडल, जिसने हमें दिया था कौन सा, वाटरमेलन मॉडल कहते हैं उसको, या फिर क्या प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या बोला था कि एक जैसे है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स विल बी एम्बेडेड। और एक और चीज क्लियर कर लेना, जो मैंने आपको नोट्स दिया था उसमें शायद मैंने गलती से आपको पॉजिटिव चार्ज जैसे एम्बेडेड दिखाया है, तो वो मेरे से गलती हो गई है, उसको नेगेटिव कर लेना, ठीक है। नेगेटिव चार्ज जो भी होंगे एम्बेडेड होंगे और जो स्फीयर होगा वो आपका होगा पॉजिटिवली चार्ज, थॉमसन मॉडल, ठीक है। अब थॉमसन मॉडल फेल क्यों हो गया? थॉमसन मॉडल फेल इसलिए हुआ क्योंकि वो रदरफोर्ड का जो फेमस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। और दूसरी बात मैंने बोला कि इसने न्यूक्लियस के बारे में या न्यूट्रॉन के बारे में कोई जिक्र नहीं किया था, ठीक है। फिर आते हैं रदरफोर्ड मॉडल पे। रदरफोर्ड मॉडल को हमने काफी अच्छे से डिटेल में देखा था कि उसने क्या किया था, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था। उसने गोल्ड फॉइल को फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड कराया था और उसने देखा था कि बहुत सारे जो रेस थे वो क्या कर रहे थे, विदाउट एनी डेविएशन क्या हो रहे थे, जैसे आ रहे थे वैसे ही पास कर जा रहे थे। तो इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, ठीक है। बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स जो हो रहे थे क्या हो रहे थे, थोड़ा सा बहुत डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे, मतलब ऐसे आके डिफ्लेक्ट हो जा रहे थे, ऐसे आ रहे थे फिर डिफ्लेक्ट हो जा रहे थे। तो ये क्यों हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज हो रहा होगा जिसकी वजह से ये डिफ्लेक्शन हो रहा था, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज किस वजह से होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा आपके न्यूक्लियस की वजह से, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज इज प्रोटॉन, ठीक है। तीसरा जो हमने देखा था ऑब्जर्वेशन जो रदरफोर्ड ने किया था, वो वेरी वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स 1 in 20,000, अगर 20,000 रेज आ रहे थे तो उसमें से एक रे ऐसा हो रहा था जो जैसे जा रहा था वैसे ही एज इट इज 180 डिग्री रिवर्ट बैक करके वापस आ जा रहा था, ठीक है। तो इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि एटम के बीचों बीच एक तो ये पॉजिटिव चार्ज है इसलिए ये रिवर्ट बैक कर रहा था, और ये क्या है, बहुत ही ज्यादा डेंस है, ठीक है। डेंस इसलिए है क्योंकि अगर डेंस नहीं होता तो पॉजिटिव चार्ज ये क्या कर देता, पेनिट्रेट कर देता, अगर ओवर पार करता अल्फा पार्टिकल तो, लेकिन वो पेनिट्रेशन नहीं हो रहा था, ये क्या हो रहा था, आ रहा था और कुछ डिस्टेंस के बाद ये वापस चला जा रहा था, ठीक है। जैसा मैग्नेट में जैसा आपका होता है, ठीक है। तो यहां से आपका आ गया रिजल्ट और कंक्लूजन, ठीक है, सॉरी ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। अब हम देखेंगे रिजल्ट क्या क्या आया था, ठीक है। तो रिजल्ट में हमने देखेंगे सबसे पहले कि रदरफोर्ड ने जो भी अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसमें सबसे पहला रिजल्ट जो उसने देखा था, उसने देखा था एटम का जो साइज होता है, साइज इन द टर्म्स ऑफ रेडियस। अब हम देख रहे हैं बच्चों रिजल्ट, आप लोगों को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सा आपने ऑलरेडी नोट्स बना लिया है, सिर्फ समझो कि जो पहला रिजल्ट था वो क्या किया, उसने रेडियस ऑफ एटम निकाला, ठीक है। रेडियस ऑफ एटम कैसे निकाला, कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, हमें उससे मतलब नहीं है, वी आर ओनली कंसर्न विद द रिजल्ट एंड व्हाट ही ऑब्जर्व, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि एटम का रेडियस क्या होता है, आप मीटर या किलोमीटर में तो निकाल नहीं सकते हो, इट इज वेरी माइन्यूटली स्मॉल पार्टिकल, तो हम किस में निकालते हैं, एंगस्ट्रॉम में निकालते हैं जनरली। और एंगस्ट्रॉम आपको पता है कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर, या फिर अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कहना चाहूँ तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, या फिर यही होगा आपका क्या, 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर। क्लियर है इतना, ठीक है। अब उसने जो दूसरा रिजल्ट देखा वो था कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, क्योंकि मेनली तो उसने न्यूक्लियस का आविष्कार किया था, ठीक है। तो न्यूक्लियस का जो आविष्कार किया था, मैंने बोला एक मैंने आपको बताया था फर्मी मीटर क्या होता है, 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है।
या फिर सेंटीमीटर में 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, इसी को बोलते हैं 1 फर्मी। ठीक है, फर्मी मतलब फर्स्ट 5 और फर्मी 15। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां से आप क्या निकाल सकते हो, साइज ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम निकाल सकते हैं। एटम को हम कैसे कंसीडर करते हैं, एक स्फेरिकल शेप में कंसीडर करते हैं। तो यहां से हम निकालेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू लिख देंगे, ये कितना आ जाएगा 4/3 पाई 10⁻⁻10 मतलब 10⁻⁻30 का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियाई। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियाई भी दोनों की क्या होंगे, स्फेरिकल। तो ये क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, इसका क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻45। ठीक है, अब हम क्या निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। हम क्या निकाला, हमने रेशियो निकाला। अब जब हम रेशियो निकालेंगे तो ये और ये तो कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा 10⁻⁻30 प्लस 10⁻45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10⁻50। इतना समझ में आया। अब यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि जितना भी वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है उसके 10⁻15 टाइम्स क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एटम होगा। तो बात सही है कि अगर न्यूक्लियस इतना छोटा है तो ज्यादातर स्पेस क्या होगा, एटम में खाली होगा। ठीक है, और वो एकदम छोटा है और क्या है, डेंस भी है। तो यहां से क्या निकाल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ जो एटम है इट इज वेरी 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 मच ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। इतनी बात समझ में आ गई सबको। अब यहां से एक फॉर्मूला निकलता है कि रदरफोर्ड ने रेडियस, किसी भी एटम के न्यूक्लियस का अगर आपसे रेडियस पूछे तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, R = R0 1/3। ये आपने याद रखना है। याद रखने वाली चीज अभी आई है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस का रेडियस पूछे तो ये हो जाएगा उसका फॉर्मूला। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, न्यूक्लियस जो होता है वो कितना, हाँ ग्रेटर देन साइन 3 बार क्यों आएगा बेटा, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा है। अगर मैं 4-5 बार करूं तो और भी ज्यादा बड़ा है, मतलब वेरी वेरी ग्रेटर देन। ठीक है, तो यहां जो R0 है, R क्या है आपका, रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई, और R0 जो है आपका ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, और इसका क्या होता है वैल्यू 4/3 इंटू 10⁻⁻13 4/3 इंटू 10⁻⁻13। ठीक है, और जो A हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, एटॉमिक मास या फिर मास नंबर। आगे बात समझ में। जितने भी मैं नोट्स आपको कॉपी करने के लिए दूंगी उसमें जो भी क्वेश्चन होगा आप सिर्फ क्वेश्चन लिखोगे, और जितना भी स्पेस मैंने लिया है आपको सॉल्व करने के लिए उतनी स्पेस छोड़ दोगे। अगर आपकी राइटिंग बड़ी उससे ज्यादा स्पेस छोड़ दोगे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, क्वेश्चन हम क्लास में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन करें कि अगर आपसे पूछे कि एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस का रेडियस बताओ, एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस का रेडियस बताओ, तो सीधे सीधे ये फॉर्मूला यूज कर दोगे और चलो सॉल्व करके बताओ। एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस का रेडियस बताइए। ठीक है, तो पहला रिजल्ट से पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया हमारा कि R = R0 1/3। तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम देखेंगे। पहला रिजल्ट हम देख चुके हैं, ये सारी इजी चीजें थी। सेंटीमीटर में निकाल रहे हो ना, सेंटीमीटर में निकालेंगे हम, -3 नहीं -13 होगा। हाँ ठीक है, अब देखो हमने क्या सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, R = R0 1/3। अभी तो आपको मैंने सामने लिखा हुआ है, इजी लग रहा है, आप लोग याद कर लोगे या ऊपर से भी देख लोगे। लेकिन बहुत बार क्या होता है एग्जाम में सेम क्वेश्चन आता है और आपको बोलोगे कि इसका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। इसका फॉर्मूला है, हमें क्या, हमें बहुत सारी चीजें मैंने बोला ना आपको याद रखनी है, तो याद रखने के लिए इसलिए ये क्वेश्चन करा रही हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस ये हमें निकालना है, R0 की वैल्यू कांस्टेंट है 4/3 इंटू 10⁻⁻13, और ये एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास क्या होता है
हाँ आर सेंटीमीटर में है, यहाँ पे आर सेंटीमीटर में इनटू ये 27 का पावर 1/3। आपको पता है ये क्या होता है, 3 होता है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका रेडियस क्या आ जाएगा 4 × 10 का पावर -13 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे समझ में कोई इसमें डाउट? अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं हम, दूसरा रिजल्ट देखो, मुझे बताओ हमने क्या बोला था कि न्यूक्लियस यहां से रेस जा रही थी, ठीक है, तो जो जितने न्यूक्लियस के पास जा रहा था उसको उतना ही ज्यादा डेविएशन हो रहा था कि नहीं? जो जितना न्यूक्लियस के पास जाएगा उसका उतना ही ज्यादा डेविएशन होगा, और जो जितना न्यूक्लियस के दूर होगा उसका उतना ही कम डेविएशन होगा। ऐसा था, मतलब मैं कह सकती हूँ कि जिसका एंगल जितना ज्यादा, मतलब थीटा जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा डेविएशन होगा। आगे बात समझ में, थीटा जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा डेविएशन होगा। और थीटा ज्यादा किसके लिए था, ज्यादा रेस के लिए था या कम रेस के लिए था? थीटा वाज मोर फॉर वेरी फ्यू रेस। मैंने बोला ना मोस्ट ऑफ द रेस वर गोइंग अनडेविएटेड। तो जब थीटा ज्यादा होगा, मतलब न्यूक्लियस के पास वाली रेस की बात कर रही हूँ, थीटा ज्यादा है तो डेविएशन ज्यादा हो रहा है, तो न्यूक्लियस के पास वाले रेस की बात कर रही हूँ, और न्यूक्लियस के पास ज्यादा रेस आ रहे थे या कम रेस आ रहे थे? कम रेस आ रहे थे। मतलब थीटा अगर ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ रेस क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ रेस पासिंग क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, थीटा कम होगा, डेविएशन कम होगा, मतलब वो दूर से जा रहे होंगे, मतलब नंबर ऑफ रेस दूर से क्या हो रहे थे, ज्यादा जा रहे थे। इतनी बात सबको क्लियर है? ठीक है, अब देखो अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ रेस जो कि थीटा एंगल से, कौन सा था ये, चौथा ही है ना, नंबर ऑफ रेस जो कि थीटा एंगल से डेविएट कर रहे हैं, ये रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग उसने एक और रिजल्ट निकाला था कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा बाई 2 का पावर 4 का, मतलब मैं साइन 4 थीटा बाई 2 लिख सकती हूँ या साइन थीटा बाई 2 का होल 4 लिख सकती हूँ। ये था रदरफोर्ड का नेक्स्ट रिजल्ट इंपॉर्टेंट, कि नंबर ऑफ रेस which were deviating with the angle theta was inversely proportional to sin theta by 2 का पावर 4। ठीक है, थीटा हायर नंबर ऑफ रेस कम, थीटा लेसर नंबर ऑफ रेस ज्यादा। समझ में आ गया ये? चलो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। ये रिजल्ट जो मैं जितने भी डब्बे में डाल रही हूँ वो सारे ही इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है और आया भी हुआ है इससे पहले भी। n इज नंबर ऑफ रेस, n मतलब नंबर ऑफ रेस, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, नंबर ऑफ n क्या है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड बाय एंगल थीटा। ठीक है, जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हैं, आप ग्रुप पे किसी से पूछ लेना नोट्स, ठीक है, जिसको नोट्स नहीं मिले प्लीज ग्रुप पे आप इंटरेक्ट कर सकते हो, काम की बातें पूछ सकते हो ग्रुप पे। ठीक है, कोई छोटी मोटी क्वेरी हो वो ग्रुप पे आप आपस में क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड बाय एंगल थीटा। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिख लिया होगा सबने, मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ कौन सा क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन है कि इफ नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड, एक अल्फा पार्टिकल है वो स्कैटर हो रहे हैं बाय एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, और ये इसका नंबर कितना है 112 पर मिनट से। ठीक है, 112 रेस पर मिनट से थीटा डिग्री किस पे हो रहा है, 60 डिग्री पे ये क्या हो रहे हैं, स्कैटर हो रहे हैं। ठीक है, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स निकालना है इस पे जो स्कैटर हो रहे हैं थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे। एक बार सॉल्व करोगे, सॉल्व करके देखोगे
ये मान लो n1 है, ये θ1 है, और ये n2 है, ये θ2। चलो सॉल्व करो एक बार जल्दी से। निखिल सही जवाब। मुझे पता है आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सोल्यूशन भी लिख लिया होगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, सोल्यूशन मत लिखो, हम प्रैक्टिस कर लेंगे क्लास में, ठीक है। नोट्स हम सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो। हाँ निखिल तुमने तो सॉल्व किया होगा, मैं तुमको नहीं बोली, मैं जनरली बाकी बच्चों को बोल रही हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला कि n जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है sin θ/2 का पावर 4 का, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि 112 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, 112 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना, 1/θ/2, ये कितना हो गया 30। sin 30 की क्या होता है वैल्यू, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है ना, तो 1/2 का पावर में लिख सकती हूँ 4। दूसरा मैं लिख सकती हूँ n2 मुझे पता नहीं कितना है, और वो भी क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू sin 45 हो जाएगा, 90/2 45 हो जाएगा, और sin 45 कितना होता है 1/√2 है ना, तो 1/√2 कितना हो जाएगा ये 1/4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका सेकंड, तो 112/n2 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन कितना, ये 8 हो जाएगा ना, कितना आ रहा है आपका, हाँ ये ऊपर जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 16 और ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। 16/4 तो ये हो जाएगा 4, n2 कितना हो जाएगा 20, ठीक है। हो गया था सबसे सॉल्व, इजी था। ये रिलेशन थोड़ा आपको खतरनाक लग सकता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। हमें सिंपली क्या देखना है कि जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग है वो क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है sin θ/2 का पावर 4, दैट्स इट, ठीक है। अब हम आते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट, रदरफोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो था रिजल्ट था उस पर आते हैं, ठीक है। इसको में समझने वाली बात है बहुत, तो हम इसको थोड़ा समझेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पर आते हैं। फिफ्थ, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसको हम आर मिनिमम से आर मिन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये है क्या, ये चीज क्या है समझते हैं इसको। अब देखो जो ये सिर्फ ये पहले बताओ ये किसके लिए होगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, सबसे क्लोज न्यूक्लियस के कौन आ रहा था, न्यूक्लियस के सबसे क्लोज कौन आ रहा था, जो 180 डिग्री से रिफ्लेक्ट कर रहे थे। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कौन सी रेस के लिए, वो जो 1 in 20,000 रेज आ रहा था, सिर्फ उसी रे के लिए एप्लीकेबल है जो 180 डिग्री का डेविएशन शो कर रहा था, ठीक है। तो आप देखो समझते हैं, ये था आपका एटम, ये आपका एटम था। अब आपका ये है पॉइंट ए, पॉइंट ए है, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, ये है आपका पॉइंट ए, ठीक है। ये पॉइंट आपका बहुत दूर से आ रहा है, ठीक है। न्यूक्लियस जो है वो किसका ऑर्डर है 10⁻⁻15 मीटर का, ठीक है। तो अगर ये 1 मीटर की भी दूरी पर होगा तो इसके हिसाब से तो ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, आ रही बात समझ में। अगर ये 1 मीटर भी डिस्टेंस पर है एटम के, तो इसके हिसाब से तो ये कितने डिस्टेंस पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। एक चींटी है, एक चींटी है, ठीक है, उसके सामने आप माउंट एवरेस्ट खड़ा कर दो,
तो चींटी के लिए तो ये माउंट एवरेस्ट क्या है, इनफाइनाइट है ना। तो वही मैं बोल रही हूँ कि एटम का साइज इतना छोटा सा, अगर उसके आप 1 मीटर डिस्टेंस पे भी कोई पॉइंट लेते हो तो वो उस एटम के रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस पर हो जाएगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं, इसलिए ध्यान से सुनेंगे। तो ये पॉइंट ए है जिसका आर क्या है, इंफिनिटी, आर इंफिनिटी। इतनी बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, अब इस पॉइंट ए से अल्फा पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है, रेडिएट हो रहा है, अल्फा पार्टिकल यहां से रेडिएट हो रहा है। अब मुझे बताओ अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? What are alpha particles? They are positively charged helium ion. They are nothing but positively charged helium ion. ठीक है, जिसपे चार्ज में बोलूं अगर Q2 चार्ज है और इस पे कितना चार्ज है, Q1। मैं सिर्फ न्यूक्लियस की बात कर रही हूँ। न्यूक्लियस पे चार्ज अगर Q1 है तो वो किसकी वजह से है? न्यूक्लियस पे अगर चार्ज Q1 है तो वो किसकी वजह से है? प्रोटॉन की वजह से है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये जितना भी एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से हमारा न्यूक्लियस निकला था, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस निकाला था, इसीलिए हम सिर्फ न्यूक्लियस से यहाँ पे डील कर रहे हैं। तो Q1 किसके बराबर हो जाएगा? जिस भी एटम को आप ले रहे हो, अगर आप गोल्ड का ले रहे हो, रदरफोर्ड ने अपने ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट में क्या लिया था, गोल्ड लिया था, लेकिन आपको क्वेश्चन में कॉपर, सिल्वर कुछ भी दे सकता है। ठीक है, जनरली कॉपर या सिल्वर दे सकता है। तो अगर मैं कॉपर और सिल्वर की बात करूं तो उस पे प्रोटॉन कितना हो जाएगा, उसका जितना एटॉमिक नंबर है Z इनटू चार्ज कितना होता है एक प्रोटॉन पे? व्हाट इज द चार्ज ऑन वन प्रोटॉन? प्लस E का चार्ज होता है, तो मैं इस पे बोल सकती हूँ Q1 चार्ज कितना है, Z इंटू E के बराबर। ठीक है, कबीर E पॉजिटिव नहीं, प्लस E बोलेंगे। ठीक है, यहां तक तो सहमत हो सबके सब? Q2 पे आऊं तो Q2 इज नॉट नथिंग बट पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल। इस पे चार्ज हमेशा कितना होगा? Q2 तो हमेशा ही अल्फा पार्टिकल होगी, है ना, कोई और तो ले नहीं सकते हम, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल ही लिया था। तो Q2 का चार्ज कितना हो जाएगा, कोई बताएगा मुझे? Q2 हो जाएगा Q अल्फा के बराबर, और Q अल्फा के बराबर कितना चार्ज है, 2E। ठीक है, क्या है ये, He+2। इतनी बात क्लियर है? आराम आराम से समझेंगे। मुझे बताओ मास क्या होगा अल्फा पार्टिकल का? व्हाट विल बी द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल? 4 क्या, 4 क्या, 4 kg, 4 टन, 4 AMU। और आपको पता है AMU को ग्राम में कैसे निकालोगे? इनटू कर दोगे 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg से, ठीक है, या फिर Na से डिवाइड कर दोगे, वो ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको? अब यहां से एक अल्फा पार्टिकल चलता है, यहां से एक अल्फा पार्टिकल चलता है। अब इस अल्फा पार्टिकल के पास कुछ स्पीड होगा, मैं मान लेती हूँ यहाँ पे वो स्पीड क्या है, bx है। अब ये जैसे जैसे न्यूक्लियस के क्लोज आते जाएगा, इसकी स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? जैसे जैसे ये न्यूक्लियस के पास आ रहा है, इसकी स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि एक फोर्स ऑफ रिपल्शन काम कर रहा है यहाँ पे। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता तो इसको अपनी तरफ खींच लेता और स्पीड इंक्रीज हो जाती, लेकिन यहाँ पे इन दोनों के बीच में ही क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करना है। तो जैसे जैसे ये न्यूक्लियस के पास आता जाएगा, ये इसकी स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा, मैं मान लेती हूँ ये है वो पॉइंट जिसको मैं पॉइंट बी बोल रही हूँ, जो है आपका पॉइंट बी। और इस पॉइंट पर क्या होगा कि ये जो स्पीड है अब इससे आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये अब और आगे नहीं बढ़ पाएगा और इसको अपने रास्ते से वापस जाना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आती है? इस पॉइंट पे जो Vx है वो क्या जीरो हो जाएगा? मानते हो इस बात को? Vx जो है इस पॉइंट पे जीरो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहां से क्या करेगा, अपना रास्ता बदल लेगा, मतलब जिस रास्ते आया था उसी रास्ते 180 डिग्री क्या करेगा, टर्न लेके वापस चला जाएगा। आगे बात समझ में? अब ये पेनिट्रेट तो कर नहीं सकता है न्यूक्लियस के, क्योंकि न्यूक्लियस क्या है, बहुत डेंस है। तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियस से थोड़ी दूर पर आके ये क्या करेगा,
उसके फोर्स ऑफ रिपल्शन को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा और वापस चला जाएगा। तो ये जो भी जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस जितना न्यूक्लियस का डिस्टेंस रह गया है, ये होता है आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, अंदर तो जा नहीं सकता, इसलिए हम कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे। अंदर तो पेनिट्रेट करने का सवाल ही नहीं होता है, तो एटम से हम लेंगे, ये होता है आपका आर मिनिमम। ठीक है, सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे? आप देखो फिजिक्स में आगे थोड़ा सा, पॉइंट ए पे जो अल्फा पार्टिकल है उसके पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मैंने क्या बोला था, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R। याद आया? बता रही हूँ, पोटेंशियल एनर्जी तो होगा ही चाहे जीरो ही क्यों ना हो। ठीक है, तो R तो इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी आपकी पॉइंट ए पे, क्या मैं कह सकती हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए पे क्या होगी, जीरो होगी, R इक्वल्स टू इन्फिनिटी है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, क्योंकि एक स्पीड से मूव कर रहे हैं तो हम क्या लिख लेंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ m अल्फा vx स्क्वायर। क्लियर है सबको, हाफ m अल्फा vx स्क्वायर। क्या एक बच्चे ने एक डाउट पूछा, रुक जाओ। पोटेंशियल एनर्जी का ये मतलब कि अगर अल्फा पार्टिकल रुका होता और वो फाइनाइट डिस्टेंस पर होता तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी पोजेस कर रहा होता। ठीक है, उसी एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यहाँ पर तो पोटेंशियल एनर्जी, एक तो ये बहुत स्पीड में मूव कर रहा है इसलिए भी जीरो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो और काइनेटिक एनर्जी हाफ m अल्फा vx स्क्वायर। ये होगी आपकी पॉइंट ए की कहानी। पॉइंट बी की कहानी देखते हैं। पॉइंट बी पे vx इक्वल्स टू जीरो हो गया है, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, है ना। पोटेंशियल एनर्जी मैंने क्या बोला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि एक कांस्टेंट होता है के। ठीक है, जिसकी वैल्यू अब मैंने आपको बोली थी कि एसआई यूनिट में कितनी हो जाएगी, 9 × 10⁻⁹, और अगर मैं सीजीएस यूनिट में बोलूं तो कितनी वैल्यू होती है इसकी, 1 होती है। याद है सबको, याद है कि भूल गए? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन, क्या मैं लिख सकती हूँ, R। यहाँ पे R क्या है, R मिनिमम है, R मिनिमम लिख दिया। यहां तक किसी को कोई तकलीफ हो रही है? अब देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लगाया यहाँ पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे लिख देती हूँ Q1 इक्वल्स टू ZE, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया हमने, तो क्या हो गया आपका, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। दिख रहा है, काइनेटिक एनर्जी आपका क्या है, हाफ m अल्फा vx स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी आपका जीरो हो गया, ये चीज जीरो हो गई। ठीक है, इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी जो कि यहाँ पे क्या हो गया, जीरो हो गया, प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज Q1 Q2 अपॉन R मिनिमम। ठीक है, यही यहाँ से आपको क्वेश्चन में क्या गिवन रहेगा, आपको मास तो पता ही होगा अल्फा पार्टिकल का, हमेशा वेलोसिटी गिवन रहेगी, और Q1 Q2 तो आपको पता ही रहेगा, Q1 आपको पता है, Q2 आपको मेटल, कौन सा मेटल गिवन है उससे पता लग जाएगा, K की वैल्यू गिवन है। तो अननोन आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, या तो ये या फिर ये। ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज गिवन रहेगी, एक चीज पूछ रहा होगा, तो आप इससे निकाल लोगे, क्या हो जाएगा, हाफ m अल्फा vx स्क्वायर इज इक्वल्स टू k Q1 Q2 अपॉन R मिनिमम। सिंपल सा हो गया ये आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का कंसेप्ट। एप्सिलॉन इज रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, ये आप अच्छे से पढ़ोगे फिजिक्स में। ठीक है, वैल्यू मैंने आपको बताई थी ना, कितनी होगी इसकी वैल्यू, बताओ परमिटिविटी की, 9 × 10⁻⁹
या फिर 1 होगी। ऐसा यूनिट में 9 × 10⁹ और वैसे 1। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नोट कर लिया होगा सभी बच्चों ने। वो क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? सॉल्व तो नहीं किया था? एक बार क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन है कि एन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, एक अल्फा पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया है इंफिनिटी डिस्टेंस से, ठीक है, विद अ वेलोसिटी v0। इंफिनिटी डिस्टेंस से वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, जो मैंने vx लिया था वही वेलोसिटी गिवन है आपको v0, ठीक है, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड एटम। ठीक है, गोल्ड एटम का आपको पता है z कितना होता है गोल्ड का? कोई बताएगा z कितना होता है? 79। गोल्ड एटम Au कितना होता है? एटॉमिक नंबर इज 79। ठीक है, गोल्ड इतना हमें पता लग गया। फाइंड आउट हमसे क्या पूछा है? R0 हमसे पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि V0 गिवन होगा, आपको एक चीज का पूछ रहा होगा तो आपको एक ही के टर्म्स में होता है, V0 के ही टर्म्स में निकालना होगा। V0 की वैल्यू नहीं गिवन है, ठीक है। R0 दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, एक बार सॉल्व करके देखोगे। पहला आपसे R0 पूछ रहा है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। के की वैल्यू कुछ नहीं डालनी, के ही टर्म्स में निकालना है, के की वैल्यू नहीं डालनी, हमें सिर्फ के टर्म्स में निकालना है आंसर। z की भी वैल्यू नहीं, z की तो वैल्यू आपको गिवन है, z मतलब 79 हो जाएगा, e की भी वैल्यू नहीं पुट करनी, मास की भी वैल्यू पुट नहीं करनी, m मतलब जैसे ये है ना उसी टर्म्स में निकालना। चलो एक बार सॉल्व करके देखो, 1 मिनट देखो। यहां से क्या हो जाएगा? हाफ m v0² इज इक्वल्स टू k q1 q2 अपॉन R0। ठीक है, q1 है आपका कितना? 79e और q2 कितना है आपका? 2e। इतना तो समझ में आता है सबको? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये 2 भी ऊपर चला जाएगा तो 79 इंटू 4, 79 इंटू 4 कितना हो जाएगा? R0 इधर आ जाएगा तो R0 इज इक्वल्स टू 79 इंटू 4 कितना होगा? 316। 316 के ई स्क्वायर अपॉन यहां से ये दोनों नीचे आ जाएगा m v0²। ठीक है, सही है कभी? राइट, यहां तक तो सबने निकाल लिया कि R0 की वैल्यू, ये वाली वैल्यू आपको आ गई समझ में। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट पर आते हैं। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल हमसे पूछ रहा है एट द डिस्टेंस ऑफ 2r0। मतलब ये डिस्टेंस पहले कितना था? R0 था, अब ये डिस्टेंस हमने बढ़ा दिया कितना? 2r0 पे कितनी वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो हमें अब जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 2r0 गिवन है डिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ पे इस पॉइंट पे हमसे क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी। अब देखो वेलोसिटी v मान लेते हैं, तो वेलोसिटी तो r0 पर आके 0 होगी, यहाँ पे तो कुछ वेलोसिटी होगी इसकी। आ रही मेरी बात समझ में? देखो ये था आपका एटम, ये पॉइंट था आपका R0, ये वाला पॉइंट है आपका 2r0। इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, इस पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी 0 है, इस पॉइंट पे तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, है ना? उसी की आपसे वैल्यू पूछ रहा है। कुछ नहीं करना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकाल लेंगे हम। इंफिनिटी से ही चल रहा था तो यहाँ पे तो क्या होगा? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी पे हम क्या करेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे। तो पॉइंट ए पे तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगा कितना? हाफ m v0²। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट बी पर दोनों होगा, ना काइनेटिक एनर्जी 0 है ना पोटेंशियल एनर्जी 0 है, दोनों ही होगा। तो मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? k q1 q2 अपॉन r। q1 मतलब 79e अपॉन 2e अपॉन कितना? डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2r0। इतना समझ में आया सबको? डिस्टेंस कितना हो गया आपका?
2r0 और यहाँ पे मैंने वेलोसिटी कितनी मान ली प्लस हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, इतनी समझ में आ गई बात सबको? निकालो v नॉट के टर्म्स में। चलो अब सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। आर नॉट की वैल्यू तो यही रहेगी, आर नॉट की वैल्यूज में डाल दो और आंसर निकालो। सारे क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कर ही दिया है, कर लोगे सॉल्व? समझ में आ रहा है दिमाग में? क्या कुछ समझ में आ रहा है क्या चल रहा है दिमाग में? सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालना है। ये इसका दूसरा पॉइंट कर लोगे तो तीसरा पॉइंट भी दूंगी। 2r0 बीच में कैसे आ गया बेटा? बीच में नहीं आया है, ये बीच में नहीं आया है। आपसे r0 का डिस्टेंस आपसे बोल रहा है इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा, मतलब 2r0 पे वेलोसिटी क्या होगा। तो 2r0 पे तो डिस्टेंस लोगे, इस पॉइंट पे अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस देखना है तो k q1 q2 अपन r0 लोगे। तो डिस्टेंस कितना है इसका? 2r0। निखिल 0 आंसर, वाह। ये सब नहीं आएगा। Vt इक्वल्स टू m, बेटा m भी कैंसिल हो जाएगा, m यहाँ पर भी आ जाएगा, m ये r0 के टर्म्स में यहाँ पर भी आ जाएगा, m यहाँ पर भी आ जाएगा, हर जगह तो m कैंसिल हो जाएगा। v नॉट इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू v नॉट, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि दोनों बराबर हो जाएंगे? दोनों बराबर तो बिल्कुल नहीं हो सकते बेटा। बराबर तो यहाँ पर r0 है, यहाँ पे 2r0 है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ पे स्पीड क्या होगी? यहाँ पे जितनी भी स्पीड होगी उससे तो स्पीड कम होगी ना बेटा, जैसे जैसे आगे जाएगा। वही चीज को मैंने थ्योरी में बोली तो यस यस कर रहे थे, वही चीज आप लोग क्या कर रहे हो? खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। इतना अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन आपका एडवांस लाइक क्वेश्चन है। वेरी गुड लक्ष्य, देखना तुमने तो स्पीड ही बढ़ा दी। सिर्फ एक बच्चे का सेटिस्फैक्टरी आंसर आया है मुझे, अब मैं और नहीं रुक सकती, मैं सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, ये देखो क्या हो जाएगा आपका, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको हाफ एम बी स्क्वायर लिख देती हूँ, प्लस के ये कितना हो जाएगा 79 इंटू 2 कितना हो जाएगा 150। निखिल रूट वी नॉट इज इक्वल्स टू रूट 2v, हाँ सही है। ये क्या हो जाएगा आपका 158 ई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ये कितना हो गया, नीचे हम r0 की वैल्यू लिख देते हैं, कितना हो जाएगा आपका ये 316 के ई स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा एम वी नॉट स्क्वायर। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये हाथ क्या हो गया आपका, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 2, एम वी नॉट ऊपर चला जाएगा, 2 2 2 यहां से कैंसिल हो गया, एम 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 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया आपका 2 नीचे रह गया, मतलब वी नॉट स्क्वायर बाय 2, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका वी नॉट स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर, अंडर रूट ले लेंगे, क्या हो जाएगा v इज इक्वल्स टू वी नॉट बाय 2, v इज इक्वल्स टू वी नॉट बाय 2। कितना इजी सा क्वेश्चन था, इजी नहीं था, सारी चीजें कैंसिल हो जा रही थी, थोड़ा सा घबराहट हो गई होगी क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इससे पहले किए नहीं थे आपने। ठीक है, लेकिन यही सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें तो चाहे 10 बार इंपॉर्टेंट लिख लो कम है, रदरफोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है वो यही है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में हमें कुछ नहीं करना, चाहे हमें कोई भी रेडियस दे दे, चाहे हमें कोई भी वेलोसिटी दे दे, हमने सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालनी है। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, बस दोनों पॉइंट पे हमें क्या करना है, उसको इक्वेट करना है। ठीक है, रटना नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो इसका तीसरा पार्ट बताओ। तीसरे पार्ट में मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपसे वेलोसिटी पूछ रही हूँ जब r इज इक्वल्स टू क्या हो जाए r0 by 2, what will be the speed of alpha particle when it reaches r0 by 2?
इस पर वेलोसिटी क्या होगी। आर नॉट की वैल्यू हमने निकाली हुई है, आर नॉट की वैल्यू डालोगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे, आर नॉट की वैल्यू डालोगी, आंसर बताओ। अगर थोड़ा सा भी दिमाग है, थोड़ा सा भी अगर वो लगा रहे हो, ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगा रहे हो, तो बिना सॉल्व किए इसका आंसर दे सकते हो। आर से 2r हुआ तो कितना का डिफरेंस आया, कितना अपॉन में गया आपका √2। अब r से r0/2 हो गया तो क्या हो जाएगा आपका, r0/2 पे होने लगा तो ये वापस जाने लगा ना बेटा। अगर r0/2 हो गया तो ये इस टाइम पे वापस जाने लगा है, तो वापस जाने के टाइम इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी, पहले से रिपेल हो रहा है तो ये इसको पीछे से भी पुश मिल रहा है, वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी, इंक्रीज होगी। तो कितनी बढ़ेगी, इसमें कितनी हुई √2 कम हो गई, तो इसमें √2 टाइम्स क्या 1/√2 हो गई, √2 टाइम्स कम हो गई तो इसमें √2 टाइम्स बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। सिंपल सा दिमाग लगाओ, बढ़ जाएगी। अगर दिमाग नहीं लगाया जा रहा तो पूरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कर लो, करो। क्योंकि देखो पॉइंट ए पे तो हमेशा क्या होगा, हाफ mv0² है ना, और पॉइंट बी पे मतलब r0/2 हो गया तो यहाँ पे हाफ mv² मैंने लिख दिया। r0 पर मुड़ गया होगा, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ये, जो क्वेश्चन में दे रही हूँ वो आपको हाइपोथेटिकल दे रही हूँ, ठीक है। जरूरी नहीं है ऐसा हो, लेकिन आपको क्वेश्चन में तो कुछ भी दे सकता है, क्वेश्चन में तो आपको कॉपर का फॉइल भी दे सकता है, आपको पता है कॉपर फॉइल में पेनिट्रेट ही नहीं करेगा, फिर भी देता है। चलो क्या हो जाएगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, k q1 कितना है 79e, मतलब मैं लिख देती हूँ 158e² अपॉन r0/2, ठीक है, r0/2 हो जाएगा, r0/2, 2 को मैं ऊपर ले लेती हूँ और ये r0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 316 ke² अपॉन mv0²। तो ये कितना हो गया ke² कट गया, ये गया आपका 2 में और ये आपका गया 2 से 2 में, mv² ऊपर चला गया, ठीक है, m कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा हाफ v0² इज इक्वल्स टू हाफ v² प्लस v0², ठीक है। तो ये इधर जाएगा, कितना आंसर आ रहा है आपका इसका, सॉरी ये 1/4 हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1/4, ये 2 नीचे चला जाएगा, 1/4 हो जाएगा, तो हाफ और ये हो जाएगा 1/4 v0²। दिख रहा है सबको, यहाँ पे करती हूँ, हाँ प्रोपोर्शन से भी कर सकते हो। ये क्या हो गया आपका v0²/2 इज इक्वल्स टू v² प्लस v0²/4, तो यहाँ पे गया आपका v0² कितना हो गया, ये आपका हाफ v0², हाफ v0² इज इक्वल्स टू v² इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 2v0², तो ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू √2v0। नहीं यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है, आप एक बार करके देखो, आप एक बार खुद से करके देखो। यहाँ पे क्या हो जाएगा r0/2 है, तो यहाँ पे तो आपका क्या हो गया, आपका हाफ mv², r0/2 मतलब इधर की बात कर रही हूँ ना मैं, तो इधर देखो, इधर तो क्या v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका है v और ये आपका है v0, तो हाफ mv², इस पॉइंट पे आपका सिर्फ क्या रहेगा हाफ mv², जो कि बराबर हो जाएगा इस पॉइंट पे आपका सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो ये हो जाएगा आपका k q1 q2 79e इंटू 2e अपॉन r0/2। हाँ यहाँ पे फिर से आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे, r0/2 पे काइनेटिक एनर्जी आपकी 0 हो गई और यहाँ पे r0 पे आपकी हाफ mv² हो गया, ठीक है, दोनों को इक्वेट कर दिया, आपका आंसर आ गया।
अब देखो, अब इसमें आपसे ये भी पूछ सकता है कि परसेंटेज चेंज इन स्पीड क्या होगा। जब भी परसेंटेज चेंज इन स्पीड निकालोगे तो जितना चेंज हुआ, मतलब यहाँ पे स्पीड कितना था, आर नॉट पे कितना स्पीड आया आपका, आर नॉट बाई 2 पे कितना स्पीड आया अपॉन ओरिजिनल। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन स्पीड निकालो इसका, परसेंटेज चेंज इन स्पीड। ठीक है, कहां से, एक तो आर इंफिनिटी से लेके ओरिजिनल से लेके आर नॉट बाई 2 पे, बताओ कितना परसेंटेज चेंज होगा। हाफ mv स्क्वायर हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें अब क्या निकालना है, यहां का निकालना है, इन दोनों का, आर नॉट पे और अब आर नॉट बाई 2 से हमें निकालना है। तो इस स्पीड पे कुछ स्पीड रहा होगा, ठीक है, हाइपोथेटिकल कंडीशन है ना, तो अब क्या होगा, आर नॉट बाई 2 पे अगर करता तो उससे पूछा था, तो अगर आर नॉट बाई 2 पे करेगा तो यहाँ की स्पीड भी हो जाएगी, यही का स्पीड निकालना होगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। बेटा परसेंटेज निकाल के बताओ ना कितना हो जाएगा, ओरिजिनल कितना था, देखो चेंज कैसे निकालोगे, चेंज अपॉन ओरिजिनल जितना था इनटू 100, चेंज कितना हो गया आपका, √2 v नॉट माइनस v नॉट अपॉन v नॉट इंटू 100, है ना। √2 माइनस 1 कितना होता है, 1.41 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 41, 0.41, ये हो जाएगा आपका 0.41 v नॉट अपॉन v नॉट इंटू 100, कितना हो गया आपका 41%, 41% हो गया ना। चलो अब आते हैं लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल पे। ये क्लियर हो गया सबको, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालना है। ठीक है, चेंज कितना हुआ देखो बच्चे, 2v नॉट माइनस √2 v नॉट माइनस v नॉट अपॉन v नॉट, ओरिजिनल v नॉट था इतने का चेंज हुआ इंटू 100 कर दिया, √2 कितना होता है 1.41 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0.41। तो हमने देखा रदरफोर्ड का 3 एप्लीकेशन था, मतलब 3 रिजल्ट हमारे इंपॉर्टेंट थे। एक तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, एक आपका हो गया कि r इज इक्वल्स टू आर नॉट इंटू a का पावर 1/3, और दूसरा आपका जो n थीटा होगा वो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा बाई 2 का पावर 4। ठीक है, अब देखते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल भी फेल हो गया था, ऐसे क्यों। रदरफोर्ड मॉडल ने एक चीज तो सही बताई थी कि हाँ न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है, वो उनका जो इन्वेंशन था, डिस्कवरी जो थी वो सही थी, लेकिन जब उन्होंने ये बोला कि एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, तो उन्होंने सीधे सीधे इस चीज को रिलेट कर दिया था जैसे हमारा सोलर सिस्टम कैसे एग्जिस्ट करता है, सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स जैसे एग्जिस्ट करते हैं वैसे ही बोला कि इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करते हैं, अलग अलग ऑर्बिट होती है, ये बीच में आपका न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज, और अलग अलग ऑर्बिट जैसे कि आपके प्लैनेट्स होते हैं अलग अलग ऑर्बिट में, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी अलग अलग ऑर्बिट में क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, ये बोल दिया था हमारा रदरफोर्ड ने। ठीक है, लेकिन मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, ये क्या है, न्यूक्लियस क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, व्हेनेवर अ चार्ज पार्टिकल इज रिवॉल्विंग अराउंड under the influence of another charge particle, it will continuously radiate some energy। क्या मतलब है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के इन्फ्लुएंस में अगर रिवॉल्व कर रहा है तो वो कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ एनर्जी क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो कंटिन्यूअसली क्या करेगा, एनर्जी कुछ ना कुछ लूज करेगा, और लूज करेगा तो क्या होगा, ये अपना पाथ जो है वो सर्कुलर पाथ को मेंटेन नहीं कर पाएगा, और इनफैक्ट क्या करेगा, ये अपने पाथ को, रेडियस को कम करता जाएगा, क्योंकि एनर्जी लूज करता जा रहा है
और फाइनली क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में ही कोलैप्स हो जाएगा. इट विल फॉलो अ स्पाइरल पाथ एंड इट विल कोलैप्स इनटू द न्यूक्लियस, व्हिच इज नॉट पॉसिबल. अगर ऐसा होता तो एटम्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, है ना. तो इस थ्योरी को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इसीलिए रदरफोर्ड की थ्योरी जो है, जो एटॉमिक मॉडल है, वो क्या हो गया था, फेल हो गया. आगे बात समझ में. अब देखो छोटी छोटी चीजें हैं जो लास्ट पेज आप देख रहे होगे नोट्स का, कि आप कैसे क्या करते हो, रिप्रेजेंटेशन करते हो. तो कोई भी एलिमेंट है, मान लो x, उसमें आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, जो एटॉमिक नंबर है उसको आप z से रिप्रेजेंट करते हो, और एटॉमिक मास या मास नंबर को आप a से रिप्रेजेंट करते हो. ठीक है, सेम साइड भी हो सकता है, अलग अलग साइड भी हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हो, z x a. ठीक है, where x is any element, so z will be the atomic number. ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, एटॉमिक नंबर, और ये आपका रिप्रेजेंट करेगा मास नंबर. ठीक है, आगे बात समझ में. अब देखो एटॉमिक नंबर क्या होता है. किसी भी एटम में क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड होते हैं? हाँ, फिक्स तो होते हैं, लेकिन जब वो रिएक्शन करने लगते हैं तो क्या वो फिक्स होंगे? जब भी कोई एटम रिएक्शन कर रहा है तो वो फिक्स नहीं होते हैं. हालांकि अगर एक न्यूट्रल एटम की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. ठीक है, लेकिन अगर वो रिएक्ट कर जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो चेंज हो सकता है, लेकिन क्या नहीं चेंज हो सकता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं चेंज हो सकता है. इसीलिए Z को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, जो कि किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के. ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमने इसलिए लिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ले सकते हैं, लेकिन हमने प्रोटॉन्स इसलिए लिया क्योंकि प्रोटॉन तो कोई ब्रह्मा जी भी चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, प्रोटॉन मतलब तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैन नॉट बी चेंज, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कह लो, या फिर अगर किसी न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लेंगे. तो ये हो जाएगा आपका एटॉमिक नंबर. ठीक है, मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? नंबर ऑफ प्रोटॉन. तो ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर. एटॉमिक मास या मास नंबर, मैंने अभी दो चीजें बोली, एक चीज मैंने बोला एटॉमिक मास, दूसरी चीज मैंने बोली मास नंबर. दोनों में एक हल्का सा डिफरेंस होता है. मुझे बताओ एटॉमिक मास क्या होता है क्लोरीन का? (35.5). ठीक है, और क्लोरीन कैसे कैसे एग्जिस्ट करता है, एक तो क्लोरीन 35 में और एक क्लोरीन 37 में एग्जिस्ट करता है. एक का मास 35, एक का मास 37. ठीक है, तो ये जो 35.5 है ये डेसिमल फॉर्म में है. ठीक है, तो जो डेसिमल फॉर्म में होता है वो हमेशा एटॉमिक नंबर होता है. ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी एटॉमिक मास. तो ये क्या होता है, कभी भी डेसिमल फॉर्म में नहीं हो सकता है नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसीलिए मैंने यहाँ पे मास नंबर लिखा है. ये चीज क्या है आपकी, एटॉमिक मास नंबर, सॉरी मास नंबर, और ये हो गया आपका एटॉमिक मास. तो मास नंबर हमेशा क्या होगा, एक इंटीजर फॉर्म होगा, जबकि एटॉमिक नंबर एक डेसिमल फॉर्म भी हो सकता है या फिर इंटीजर फॉर्म भी हो सकता है. आगे दोनों में डिफरेंस बहुत हल्का सा डिफरेंस होता है, जनरली सेम ही होता है, बट एटॉमिक मास कैन बी अ फ्रैक्शनल वैल्यू वेयर एज एटॉमिक नंबर शुड ऑलवेज बी अ इंटीजर वैल्यू. ठीक है, आगे बात समझ में. और ये होता क्या है, इसको हम a से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बहुत ही कम वेट का होता है, ऑलमोस्ट 2000 टाइम्स कम होता है, 1840 टाइम्स कम होता है, इसलिए हम उसको मास ऑफ एटम में कंसीडर नहीं करते. ठीक है, इसके बेसिस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, वो आप खुद सॉल्व करोगे. अब मैं आती हूँ आइसो सीरीज पे. जो आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जो आप देखते हो वो एक्चुअली होता क्या है. तो इससे पहले भी मैंने आइसोटोप और आइसोबार के बारे में तो आपको बताया था. ठीक है, और आपको नोट्स में भी लिखवाया है. तो आइसो सीरीज कहते हैं उनको. तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोटोप्स.
मैंने पी को लाल रंग में लिखा है, ठीक है, क्यों? ताकि आपको याद रहे कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। वैसे अगर बुक में आपकी डेफिनेशन में भी लिखवाया है, जो डेफिनेशन वो बुक की डेफिनेशन लिखवाई है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, ये लिखवाया है। तो यहाँ पे मैं सेम एटॉमिक नंबर से किसको रेफर कर रही हूँ? यहाँ पे सेम क्या है एक्चुअली? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो आइसोटोप में हमेशा क्या होंगे? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, इसीलिए मैंने पी को कैपिटल में किया है, ठीक है, हाईलाइट किया। आगे बात समझ में? अब आते हैं आइसोटोन्स में। आइसोटोन्स, यहाँ पे मैंने किसको हाईलाइट किया है? एन को। तो आइसोटोन में क्या होगा? सेम। आइसो मतलब होता है सेम, आइसो मतलब सेम। यहाँ पे क्या था? पी। आइसो मतलब सेम, यहाँ पे क्या सेम हो गया? न्यूट्रॉन। आइसोटोन्स में क्या सेम होगा? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है आपको, एग्जाम्पल याद ही होगा, ठीक है। जैसे कि आपका पोटेशियम होता है तो 39, और क्या होता है आपका कैल्शियम होता है 20 और कैल्शियम 40। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हो आप? इन दोनों का डिफरेंस से। तो इन दोनों का डिफरेंस दोनों में देखोगे तो कितना आएगा आपका? 20 आएगा, ठीक है। फिर आपका आता है आइसोबार्स। आइसोबार्स, यहाँ पे मैं किसको हाईलाइट कर रही हूँ? ए को हाईलाइट कर रही हूँ। और ए क्या होता है? ए क्या होता है बताओ बच्चों? ए क्या होता है? एटॉमिक मास। मतलब एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक मास, ठीक है। ठीक इसका उल्टा होता है ना? जैसे कि आपका क्या हो जाएगा? आर्गन एंड कैल्शियम 20, 40 और ये 18 और ये कितना हो जाएगा आपका? 40, ठीक है। अलग अलग एलिमेंट। इससे पहले जो मैंने आपको आइसोबार में पोटेशियम भी लिखवाया था, वो गलती से लिखवा दिया था, जो मैंने फर्स्ट क्लास में करवाया था, ठीक है। पोटेशियम को हटा देना, पोटेशियम का आपका आइसोटोन और कैल्शियम में आएगा, ठीक है। इसमें इन दोनों का आएगा, देखो डिफरेंट एलिमेंट्स है और मास सेम है, ठीक है। फिर आते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में तो नाम ही बता रहा है क्या सेम होगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, ठीक है। जो आयन्स होंगे, जैसे कि आपका Na+ हो गया, Na+ में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बताओ जल्दी? Na+ में आइसो डाइफर्स मुझे आप बताओगे क्या होता है? 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। मैग्नीशियम +2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10। एल्यूमिनियम +3 में, ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं लेकिन सब में क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये आप मुझे बताएंगे कल आइसो डाइफर्स क्या होते हैं, ठीक है। कल क्या आज ही बता देना। और मैं आज फिर से आपको नोट्स भेजूंगी, वो नोट्स कॉपी करके पढ़ के फिर कल क्लास में मिलते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू।